हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th का। आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11th। इस चैप्टर का नाम है विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। तो क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज के बारे में हम सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों द्वारा और जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने व उनका वर्णन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें अपेक्षाकृत छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। छोटी इकाइयों में उनको बांटकर संश्लेषित किया जा सकता है। जलवायु का वर्गीकरण तीन बृहत उपगमनों द्वारा किया जाता है। वे हैं अनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। अनुभविक, जननिक और अनुप्रयुक्त। तो अनुभविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेषण विशेष रूप से तापमान एवं वर्षण से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। जननिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारकों के आधार पर संगठित करने का प्रयास करता है। जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति क्या है। जो कोपेन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की पद्धति। पी कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण की अनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण के संबंध में स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित एक अनुभविक पद्धति है। तो उन्होंने जलवायु के समूह एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों का प्रयोग आरंभ किया। तो जो कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु परिवर्तन को बताया गया है, जलवायु के प्रकार को बताया गया है, तो उसमें क्या है कि एक अनुभविक पद्धति है जो कि एक आंकड़े पर आधारित होती है। इसमें छोटे तथा बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से हम यह पता लगा लेंगे कि आखिर जलवायु किस प्रकार की है। का प्रयोग किया। सन 1918 में विकसित तथा समय के साथ संशोधित हुई कोपेन की यह पद्धति आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित है। तो यह शुरुआत जो हुई थी 1918 में हुई थी, लेकिन अभी भी जो इसका क्या कहते हैं विकसित अभी भी है। यह पद्धति आज भी लोकप्रिय है। आज भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं, इस पद्धति का। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान और एक वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी 11.1 में दिया गया है। तो यहाँ पे है कोपेन के अनुसार जलवायु समूह। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह। तो जो समूह ए है उष्णकटिबंधीय, तो सभी महीनों का औसतन जो तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, उष्णकटिबंधीय। तो बी है शुष्क जलवायु, तो वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। तो यहाँ पे जो है वाष्पीकरण की अधिकता होती है शुष्क जलवायु में। सी है कोष्ण शीतोष्ण, यानी सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस किंतु अधिक 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है कोष्ण शीतोष्ण में। तो डी समूह है शीतल हिम वन जलवायु। तो वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 अंश तापमान से 3 डिग्री नीचे होता है। तो ई जो है शीत है, यानी सभी महीनों का औसत जो तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यह जो है उच्च भूमि, ऊंचाई के कारण शीत होता है। तो यह आपका
इनके अनुसार जो हो गया यह जलवायु परिवर्तन का समूह हो गया, जलवायु समूह हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े अक्षर जैसे ABCDE आर्द्र जलवायु को तथा ACDE आर्द्र जलवायु को तथा B अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। जलवायु जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभी अभिहित किया गया है। शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों जैसे जो शुष्कता वाले मौसम है जैसे हो गया F, M, V और S द्वारा इंगित किया गया है। इसमें शुष्क मौसम के न होने को M, न होने को N मानसून, M मानसून को W शीत शुष्क ऋतु को और S शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। छोटे अक्षर जैसे A, B, C, D तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाते हैं। बी समूह की जलवायु को उप विभाजित करते हुए स्टेपी अथवा अर्ध शुष्क के लिए यस तथा मरुस्थल के लिए डब्लू जैसे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। जलवायु प्रकारों को सारणी 11.1 में दिखाया गया है और जलवायु समूहों एवं प्रकारों का वितरण 11.1 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो शुष्क ऋतु है उसको हम डब्लू से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल डब्लू, और यस जो है उसे हम शुष्क ग्रीष्म ऋतु से इंगित करेंगे यस को। और छोटे अक्षर जैसे हैं यहाँ पे ABCD वो तापमान की उग्रता वाले भाग को दर्शाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जलवायु समूह को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो सारणी दी गई है, इस तरीके से यह सारणी हम सबको याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है यह है आपकी कोपेन के अनुसार जलवायु प्रकार। तो यहाँ पे देखिए ए जो है समूह ए, तो उष्णकटिबंधीय आता है पहले समूह, उसके बाद दिया गया है प्रकार टाइप्स, फिर कूट अक्षर क्या है, उसके बाद इनके लक्षण क्या है। हम कैसे पता करेंगे कि यह जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो सबसे पहले समूह ए देखते हैं, इसमें होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पहले समूह में। तो इसके जो प्रकार हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तीसरा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये तीनों उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यानी समूह ए के अंतर्गत देखे जाते हैं। इसमें जो इनके कूट अक्षर है वह हो जाएगा AF। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र का मतलब होता है AF कूट अक्षर में, और उष्णकटिबंधीय मानसून जो होता है उसे हम AM से प्रदर्शित करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जो है AW से प्रदर्शित करेंगे। इसके जो कूट अक्षर है AW हो गया। तो यहाँ पे जो लक्षण होंगे, पहले का जो है AF का कोई शुष्क ऋतु नहीं, इसके लक्षण होगा कि कोई वहां पे शीत ऋतु नहीं होगी। दूसरा है जो कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उसमें जो होगा कि मानसून और लघु शुष्क ऋतु होगी यानी कम शुष्क ऋतु होगी। तीसरा है जो जाड़े की शुष्क ऋतु, यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क AW जो है उसकी यह विशेषता है यानी इसकी यह लक्षण है कि जाड़े की शुष्क ऋतु होगी। अब हम चलते हैं कि समूह बी देखते हैं, ग्रुप बी शुष्क जलवायु। तो यह जो होती है यह 4 प्रकार की होती है। तो पहली होगी इसमें उष्णकटिबंधीय स्टेपी पहला, दूसरा उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, तीसरा मध्य अक्षांशी स्टेपी, चौथा है कि मध्य अक्षांशी मरुस्थल। तो यह आपका हो गया 20 शुष्क जलवायु के प्रकार। तो 4 प्रकार की है। इनके जो कूट अक्षर हम देख लेते हैं, बी है, फिर आपका कैपिटल एस है, स्मॉल एच है, BSH। उसके बाद हो गया उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, तो हो गया BWH इसका कूट अक्षर। और मध्य अक्षांशी स्टेपी जलवायु जो है तो उसको हम प्रदर्शित करेंगे कूट अक्षर से BSK। और मध्य अक्षांशी मरुस्थल लास्ट जो है BWK। तो इसके जो लक्षण हैं वह कौन कौन से हैं, BSHA यानी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु के लक्षण है निम्न अक्षांशी अर्ध शुष्क एवं शुष्क, और BWH के निम्न अक्षांशी शुष्क। तीसरा है BSK तो मध्य अक्षांशी
अर्ध शुष्क एवं शुष्क, और BW के मध्य अक्षांशीय शुष्क। तो इस तरीके से हम ग्रुप बी को देख लिए। अब हम देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी यानी कोष्ण शीतोष्ण यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु। तो इसमें जो 3 टाइप्स के होंगे, पहला आर्द्र उपोष्ण कटिबंधी, दूसरा भूमध्य सागरी, तीसरा समुद्री पश्चिमी तटीय। इसको प्रदर्शित करेंगे कूट अक्षर CFA, और इसका जो लक्षण है मध्य अक्षांशीय अर्धशुष्क अथवा शुष्क। तो इसके लक्षण है। तो दूसरा देखते हैं भूमध्य सागरी जलवायु। तो गर्म, यह जो होगी शुष्क गर्म ग्रीष्म। तो इसे हम प्रदर्शित करेंगे CSA से। और CFV समुद्री पश्चिम तटीय, इसके कूट अक्षर है CFV। कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म, इसके लक्षण हो गए। अब देखते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी में है शीतल यानी हिम वन जलवायु। तो यहाँ पे हो जाएगा, टाइप्स क्या होंगे, दो प्रकार के, यहाँ 2 टाइप्स, आर्द्र महाद्वीपी और उप उत्तर ध्रुवी। तो यहाँ पे DF इसके जो कूट अक्षर हो जाएंगे, और DW यहाँ पे जो उनके लक्षण है, कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोई शुष्क ऋतु नहीं, और भीषण जाड़े का महीना होता है, जाड़े का मौसम होता है, और जाड़ा शुष्क तथा अत्यंत भीषण, यह जो है हिम वन जलवायु। तो अब देखते हैं टाइप ई, ग्रुप ई। तो शीत जलवायु, यहाँ पे टुंड्रा हो जाएगा और ध्रुवीय हिमटोपी। तो यह 2 टाइप के हो जाएंगे। इसको हम ET से प्रदर्शित करेंगे और EF से। तो सही अर्थों में कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी, इसके लक्षण है। जो टुंड्रा है, सही अर्थों में वहां पर कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती टुंड्रा प्रदेशों में, और सदैव हिमाच्छादित हिम। और यहाँ पे जो हिम ध्रुवीय हिमटोपी है, यहाँ पे सदैव हिम यानी कि जो बर्फ के जो होता नहीं कि हिम की वर्षा होती रहती है वहां पे, तो ऐसी वहां का मौसम रहेगा, वैसी जलवायु वहां की रहेगी। तो सबसे लास्ट में देखते हैं हम यफ, उच्च भूमि। तो इसके एक ही प्रकार है, वह है उच्च भूमि। इसको हम यह जैसे प्रदर्शित करेंगे हिमाच्छादित उच्च भूमियां, इसके लक्षण है। तो इस तरीके से हमने कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु के प्रकार को देख लिया। आइए हम अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ समूह ए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब हम इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। तो यह अगर हमारी पृथ्वी है, तो हम मान के चलते हैं यह आपकी कर्क रेखा हो गई, यह मकर रेखा हो गई, यह विषुवत रेखा हो गई, यह कर्क हो गई, यह मकर रेखा हो गई। तो यहाँ पे यह बात कही गई है कि जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वह कर्क और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। यहाँ इस क्षेत्र में जो है कि ये जो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे संपूर्ण वर्ष सूर्य के ऊर्ध्वस्थ तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम तथा वर्षा अधिक होती है। तो जो यह क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यहाँ पर क्या होता है कि वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है और इस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है। तो जलवायु के इस उष्ण कटिबंधीय समूह को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले देखा। तो पहले इसको 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसके नाम है AF यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरा है AM उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, तीसरा है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शीत शुष्क ऋतु होती है। तो इस तरीके से हमने 3 टाइप्स देख लिए। अब देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी नहीं देखेंगे, इसके पहले हम देखेंगे जो ये 3 टाइप है, ये 3 टाइप के हम पहले इनको डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो यह सबसे पहला हमारा है, तो सबसे पहला हम इसको देखेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु जो है विषुवत वृत्त के निकट पाई जाती है।
इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका तथा अमेजन बेसिन। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी विषुवती अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। यानी इन सब क्षेत्रों में तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। किसी भी दिन अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में सघन बितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। तो सेकंड देखते हैं। यहाँ जो देखते हैं हम सेकंड टाइप, यह हमारा सेकंड टाइप हो गया। तो इसमें क्या है कि यह हो गया दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। इसको हम कूटअक्षर AM से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारी वर्षा अधिकतर गर्मियों में होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। जलवायु के इस प्रकार का विस्तृत जो हम वितरण है वह पढ़ेंगे भौतिक पर्यावरण में, जो इसकी एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट है। अब तीसरा टाइप जो है, यह हमारा हो गया तीसरा टाइप। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसको हम कूटअक्षर AW से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको देखते हैं हम कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु AF प्रकार के जलवायु प्रदेशों के उत्तर एवं दक्षिण में पाई जाती है। इसकी सीमा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु के साथ पूर्वी भाग में CF तथा CW प्रकार की जलवायु के साथ पाई जाती है। विस्तृत AW जलवायु दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील के वनों के उत्तर और दक्षिण में बोलिविया और पराग्वे के निकटवर्ती भागों में तथा सूडान और मध्य अफ्रीका के दक्षिण में पाई जाती है। तो यह सब जलवायु के स्थान है जहां पर यह जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु में वार्षिक वर्षा जो होती है AF और AM जलवायु प्रकारों की अपेक्षा कम होती है तथा विचरणशील है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और शुष्क ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होते हैं। इस जलवायु में पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी हुई घास भूमियां पाई जाती हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं शुष्क जलवायु ग्रुप बी। यह ग्रुप बी है। ग्रुप बी, तो जो शुष्क जलवायु की विशेषता है वह अत्यंत न्यून वर्षा वाला है, जो पादपों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यह जलवायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है। जो शुष्क जलवायु है यह पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाई जाती है, जो विषुवत वृत्त से 15 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। जैसा कि मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे हम मान लेते हैं 15 और यहाँ पे 60। उसके बाद सेम कंडीशन होगी दक्षिण में, तो यहाँ पे मान लीजिए हो गया 15 और यहाँ पे 60। तो ये जितना पूरा क्षेत्र है यहाँ पे आपका जो हो जाएगा शुष्क जलवायु पाई जाएगी। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि 15 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच विस्तृत है। तो 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न अक्षांशों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाई जाती है। जो 15 से 30 वाला क्षेत्र है वहां पे जो यह पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में, जहां तापमान का अवतलन उत्क्रमण वर्षा नहीं होने देते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर ठंडी धाराओं के आसन्न क्षेत्र, विशेषतः दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह जलवायु विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है। विषुवत वृत्त की ओर अधिक विस्तृत है और तटीय भाग में पाई जाती है। मध्य अक्षांशों में विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से
60 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच यह जलवायु महाद्वीपों के उन आंतरिक भागों तक परिरुद्ध होती है जहां पर्वतों से घिरे होने के कारण प्रायः आर्द्र पवने नहीं। आइए अब आगे देखते हैं। शुष्क जलवायु को हम स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो शुष्क जलवायु है, अर्ध शुष्क जलवायु है, उसे हम BS से कूट शब्द का प्रयोग करेंगे और मरुस्थलीय जलवायु के लिए BW में विभाजित किया जाता है। इसे आगे 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधी स्टेपी यानी BSH, उपोष्ण कटिबंधी स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थल BWH में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से इसका वितरण किया गया है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इसे मध्य अक्षांशी स्टेपी यानी BSK कहा जाएगा, जो 35 से 60 के बीच है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मान लेते हैं हम 60 है और यहाँ मान लेते हैं हम कि 35 है और यहाँ पे 60 35। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है स्टेपी कहा जाता है इसे, स्टेपी यानी BSK। तो इस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी और मध्य अक्षांशी मरुस्थल में विभाजित किया जाता है BWK को। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स से जानते हैं कि जो उपोष्ण कटिबंधी स्टेपी और जो उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थलीय जलवायु है, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि उपोष्ण कटिबंधी स्टेपी यानी BSH एवं उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थल यानी BWH जलवायु में वर्षण और तापमान के लक्षण एक समान होते हैं। जो BWH है और BSH है, इनमें जो है कि इनका जो तापमान है और वर्षण है, तापमान जो होता है, तापमान और वर्षण दोनों इक्वल होते हैं BWH और BSK में। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इक्वल होते हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण उपोष्ण कटिबंधी स्टेपी जलवायु में मरुस्थल जलवायु की अपेक्षा वर्षा थोड़ी ज्यादा होती है, जो विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है। वर्षा दोनों ही जलवायु में परिवर्तनशीलता होती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता मरुस्थल की अपेक्षा स्टेपी में जीवन को अधिक प्रभावित करती है। इससे कई बार अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। मरुस्थलों में वर्षा थोड़ी किंतु गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो कि मृदा की नमी पैदा करने में अप्रभावी सिद्ध होती है। यानी जो यह वर्षा होती है मरुस्थल के क्षेत्र में इस जलवायु के कारण, वह जो होती है भूमि में नमी पैदा नहीं करती है बल्कि अप्रभावी कर देती है। इसका कोई मतलब नहीं होता इस गरज के साथ बौछारी वर्षा का। सिद्ध होती है। ठंडी जो ठंडी धाराओं तापमान लगते तटीय मरुस्थलों में कोहरा आम बात है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जो होता है बहुत ऊंचा होता है। लीबिया के अल अजीजिया में 13 सितंबर 1922 को उच्चतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बहुत ज्यादा तापमान है। तो जलवायु में वार्षिक और दैनिक तापांतर भी अधिक पाए जाते हैं। तो यह इसकी विशेषता हो गई इन सब जलवायु की। अब देखते हैं हम ग्रुप सी यानी समूह सी, कोस्ट शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, ग्रुप सी तीसरा। तो इसको देखते हैं। कोस्ट शीतोष्ण जलवायु 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर विस्तृत है। तो जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु
कोसल और शीत ऋतु में मृदुल होती है। इस जलवायु को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो कोसल शीतोष्ण जलवायु है, इसे 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय अर्थात सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण CW। दूसरा है भूमध्य सागरीय ES। तीसरा है आर्द्र उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय अर्थात शुष्क ऋतु की अनुपस्थिति तथा मृदु शीत ऋतु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु यानी CFB। तो इस तरीके के 4 प्रकार हो गए। आइए अब देखते हैं सबसे पहले पहला प्रकार क्या है, यानी WA। यह हो गया पहला प्रकार, ग्रुप C का पहला प्रकार। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कर्क एवं मकर रेखा से ध्रुवों की ओर मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाई जाती है। यह जलवायु AW जलवायु जैसी होती है, केवल इतना अपवाद है कि इनमें सर्दियों का तापमान कोष्ण होता है। अब देखते हैं दूसरा, ग्रुप C के दूसरा प्रकार, सेकंड टाइप। तो इसमें क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु, जो कि इस बार 2024 में यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था पीटी में इसी भूमध्य सागरीय जलवायु से। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आया था। तो छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो एनसीईआरटी है पीटी और मेंस का कम से कम 70% से 80% पोर्शन कवर कर लेता है, अगर आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें तो। इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु CS। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। ये क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधी उष्ण जलवायु कटिबंधी उच्च वायुदाब तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार उष्ण व शुष्क गर्मियां तथा मृदु एवं वर्षा युक्त सर्दियां जलवायु की विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक तापांतर जो होता है, वार्षिक वर्षा जो होती है वह 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है भूमध्य सागरीय जलवायु में। अब देखते हैं तीसरा प्रकार, यह हमारा हो गया तीसरा, ग्रुप C का तीसरा प्रकार। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु CFA। तो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रदेश में वायु राशियां प्राय अस्थिर रहती हैं और पूरे वर्ष वर्षा करती हैं। यह जलवायु पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी तथा पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना तथा तटीय दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा जो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तड़ित झंझा और शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षण सामान्य विशेषताएं हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जाड़ों में यह 5 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। अब देखते हैं चौथा प्रकार, यह हो गया चौथा, ग्रुप C का चौथा, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु CFB। यह है हमारा चौथा प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं कि समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट,
उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम होते हैं और यहाँ शीत ऋतु में अपने अक्षांशों की तुलना में उष्ण होते हैं। गर्मी के महीनों में औसतन जो तापमान होता है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होती है लेकिन यह सर्दियों में अधिक होती है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच घटती बढ़ती रहती है। अब देखते हैं हम आगे। यह हमारा ग्रुप डी है, यानी कि समूह डी। चौथा प्रकार कि शीत हिम वन जलवायु। चौथा प्रकार, आइए देखते हैं कि शीत हिम वन जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु को दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला डीएफ, आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, डीएफ। दूसरा है डीडब्ल्यू, शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, उच्च अक्षांशों में सर्दी की उग्रता अधिक मुखर होती है। तो यह जो हमारा क्षेत्र हो गया, मान लीजिए यह क्षेत्र हो गया, इस तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम 40 डिग्री मान लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं 70 70 70 40। तो ये जो पूरा एरिया है यह आपका हो जाएगा शीत हिम वन जलवायु। तो यहाँ पे कुछ स्थान दिए गए हैं जैसे एशिया, उत्तर अमेरिका और उसके बाद यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के जो विस्तृत महाद्वीपीय भाग हैं उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम पहला प्रकार देखते हैं इसका, आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, डीएफ। अब हम देखते हैं डीएफ, इसके बारे में। डीएफ तो आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। जाड़े ठंडे और बर्फीले होते हैं। तुषार मुक्त ऋतु होती है। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती है। वार्षिक तापांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, डीडब्ल्यू। अब देखते हैं डीडब्ल्यू। तो शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। जाड़ों में प्रति चक्रवात का अस्पष्ट विकास तथा ग्रीष्म ऋतु में इसका कमजोर पड़ना इस क्षेत्र में पवनों के प्रत्यावर्तन की मानसून जैसी दशाएं उत्पन्न करते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापांतर कम होते हैं, तापमान कम होते हैं और जाड़ों में तापमान अत्यंत न्यून होते हैं। कुछ स्थान तो ऐसे भी हैं जहां वर्षा के 7 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से कम रहता है। वार्षिक वर्षा कम होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इस तरीके की यहाँ की स्थिति है, डीडब्ल्यू। अब आगे देखते हैं जो पांचवा ग्रुप है, ग्रुप ई, ध्रुवीय जलवायु। तो ध्रुवीय जलवायु जो है 70 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। और ध्रुवीय जलवायु दो प्रकार की होती है, टुंड्रा जिसे हम ईटी से प्रदर्शित करते हैं, हिमटोपी ईएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके का देखिए क्षेत्र है। इस तरीके का हम एक क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पे जो 70 डिग्री है और यहाँ पे 70 डिग्री, तो यहाँ पे यह जो एरिया है यहाँ से ध्रुवों की तरफ आपका हो गया उत्तरी ध्रुव, यह हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर जो होती है, यहाँ पे यही बात कही गई है कि 70 डिग्री अक्षांशों से परे ध्रुवों की ओर पाई जाती है। तो यहाँ पे दो प्रकार की पाई जाती है, एक टुंड्रा पाई जाती है जिसे हम ईटी कहते हैं और हिमटोपी ईएफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है इन सब क्षेत्रों में। अब हम पहले देखते हैं टुंड्रा जलवायु। सबसे पहले टुंड्रा जलवायु ईटी। तो टुंड्रा जलवायु का नाम कई
टुंड्रा जलवायु का नाम काई, लाइकान और पुष्पी पादप जैसे वनस्पति प्रकारों के आधार पर रखा गया है। यह अस्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि अस्थायी रूप से जमी रहती है। लघु वर्धन काल और जल क्रांति छोटी वनस्पति का ही पोषण कर पाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है। हिम टोप जलवायु, हिम टोप जलवायु ईएफ सेकंड जो है, हिम टोप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है। गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती होती जाती हैं, जिसका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विकृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिक एवं अंटार्कटिक जल में खिसककर प्लावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक प्लावी हिम शैलों के रूप में तैरने लगते हैं। अंटार्कटिक अंटार्कटिक में 79 दक्षिणी अक्षांश पर प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। प्लेट्यू स्टेशन पर भी यही जलवायु पाई जाती है। उच्च भूमि जलवायु यफ सबसे लास्ट जलवायु है। उच्च भूमि जलवायु यफ से प्रदर्शित किया जाता है इसे। उच्च भूमि जलवायु भौम्याकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ऊंचे पर्वतों में थोड़ी थोड़ी दूरियों पर मध्यमान तापमान में भारी परिवर्तन पाए जाते हैं। उच्च भूमियों में वर्षण के प्रकारों व उनकी गहनता में भी स्थानिक अंतर पाए जाते हैं। पर्वतीय वातावरण में ऊंचाई के साथ साथ जलवायु प्रदेशों के स्तरित ऊर्ध्वाधर कटिबंध पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पर्यावरण के लिए और इसके कई सारे कारण हैं। तो थोड़ी बहुत करके हम इनके बारे में जानते हैं। ये हमारा हो गया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो देखते हैं जिस प्रकार की जलवायु का अनुभव हम अब कर रहे हैं वह थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ विगत 10,000 वर्षों से अनुभव की जा रही है। अगले प्रादुर्भाव से पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे हैं। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भूआकृतिक लक्षण विशेषतः ऊंचाइयों तथा उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने व पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उष्ण व शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। यह प्राकृतिक और एक सतत प्रक्रिया है जलवायु परिवर्तन। भारत में भी आर्द्र एवं शुष्क युग आते जाते रहे हैं। पुरातत्व खोजें दर्शाती हैं कि ईसा के लगभग 8,000 वर्ष पूर्व राजस्थान मरुस्थल की जलवायु आर्द्र एवं शीतल थी। ईसा से 3,000 से 1,700 वर्ष पूर्व यहाँ वर्षा अधिक होती थी। लगभग 2,000 से 1,700 वर्ष ईसा पूर्व यह क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का केंद्र था। शुष्क दशाएं तभी से गहन हुई। यानी इसके पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था वहां पे जो जलवायु थी वह आर्द्र और शीतल थी, यानी इस उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। वह हड़प्पा सभ्यता का भाग भी था राजस्थान। तो तब उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि बहुत मरुस्थल हो गया, सूख गया। तो धीरे धीरे करके जलवायु में परिवर्तन। इसके बाद जो हमारा राजस्थान है वह हड़प्पा सभ्यता का पार्ट भी था। धीरे धीरे करके जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ तो इसलिए जलवायु परिवर्तन की वजह से आज हमारा जो राजस्थान है वह मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। इसमें परिवर्तित होने में सदियों वर्ष लगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। लगभग 50 करोड़ से 30 करोड़ वर्ष पहले भूवैज्ञानिक काल के कैम्ब्रियन और आर्डोविसियन तथा सेल्यूरियन युगों में पृथ्वी गर्म थी। प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। अंतिम प्रमुख हिमयुग आज से 18,000 वर्ष पूर्व था। वर्तमान अंतर हिमयुग लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अभिनव पूर्व काल में जलवायु।
जो अभिनव पूर्व काल में जलवायु की स्थिति क्या रही है। तो सभी कालों में जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। पिछली शताब्दी के 90 के दशक में चरम मौसमी घटनाएं घटित हुई। 1990 के दशक में शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और विश्व में सबसे भयंकर बाढ़ों को दर्ज किया गया 1990 में। तो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश 1967 से 1977 के दौरान आया विनाशकारी सूखा ऐसा ही एक परिवर्तन था। 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जिसे धूल का कटोरा कहा गया, भीषण सूखा पड़ा। इस क्षेत्र में फसलों की उपज अथवा फसलों के विनाश, बाढ़ों तथा लोगों के प्रवास संबंधी ऐतिहासिक अभिलेख परिवर्तनशील जलवायु के प्रभावों के बारे में बताते हैं। यूरोप अनेक बार उष्ण उष्ण आर्द्र शीत एवं शुष्क युगों से गुजरा है। इनमें से महत्वपूर्ण प्रसंग 10वीं और 11वीं शताब्दी की उष्ण एवं शुष्क दशाओं का है, जिसमें वाइकिंग कबीले ग्रीनलैंड में जा बसे थे। यूरोप ने सन 1550 से सन 1850 के दौरान लघु हिमयुग का अनुभव किया। 1885 से 1940 तक विश्व के तापमान में वृद्धि में जो वृद्धि की थी उसमें प्रवृत्ति पाई गई। तो 1940 के बाद तापमान में वृद्धि की दर घटी है, ऐसा माना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के अनेक कारण हैं। इन्हें खगोलीय और पार्थिव कारणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। खगोलीय कारणों का संबंध सौर कलंकों की गतिविधियों से उत्पन्न सौरिक निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन से है। सौर कलंक सूर्य पर काले धब्बे होते हैं जो एक चक्रीय ढंग से घटते बढ़ते रहते हैं। कुछ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सौर कलंकों की संख्या बढ़ने पर मौसम ठंडा और आर्द्र हो जाता है और तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। सौर कलंकों की संख्या घटने पर उष्ण एवं शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं, यद्यपि ये खोजे आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। एक और खगोलीय सिद्धांत मिलैंकोविच दोलन है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में परिवर्तनों के बारे में अनुमान लगाता है। ये सभी कारक सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप में परिवर्तन ला देते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का एक अन्य कारण है ज्वालामुखी उद्भेदन। वायुमंडल में बड़ी मात्रा में एरोसोल फेंक देता है। ये एरोसोल लंबे समय तक वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सौरिक विकिरण को कम कर देते हैं। हाल ही में हुए पिनाटोबा तथा एल सियोल ज्वालामुखी उद्भेदनों के बाद पृथ्वी का औसतन तापमान कुछ हद तक गिर गया था। जलवायु पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मानवोद्भवी कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता सांद्रण है। इसे ही भूमंडलीय ऊष्मन कहा जाता है या भूमंडलीय ऊष्मन हो सकता है। अब देखिए भूमंडलीय ऊष्मन क्या है। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल परिवेशी सौर विकिरण का परेषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित कर लेता है। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। जो ग्रीन हाउस शब्द है, ये साम्यानुमान उस ग्रीन हाउस से लिया गया जिसका उपयोग ठंडे इलाकों में उष्मा का परिरक्षण करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस कांच का बना होता है। कांच प्रवेशी सौर विकिरण की लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, मगर बहिर्गामी विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। इस प्रकार कांच अधिकाधिक विकिरण को आने देता है और दीर्घ तरंगों वाले विकिरण को कांच घर से बाहर जाने से रोकता है। इससे ग्रीन हाउस इमारत के भीतर बाहर की अपेक्षा तापमान अधिक हो जाता है।
जब आप गर्मियों में किसी बंद खिड़कियों वाली कार अथवा बस में प्रवेश करते हैं तो आप बाहर की अपेक्षा अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार जाड़ों में बंद दरवाजों व खिड़कियों वाला वाहन बाहर की अपेक्षा गर्म रहता है। वह ग्रीन हाउस प्रभाव का एक अन्य उदाहरण है। इस तरीके से हम ग्रीन हाउस को समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज वर्तमान में चिंता का कारण बनी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और ओजोन O3 है। कुछ अन्य गैसें जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO आसानी से ग्रीन हाउस गैसों गैसों से प्रतिक्रिया करती हैं और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परि परि जो परिमाण है वायुमंडल के, इसके जीवन काल और इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग जो विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी होते हैं। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन जब निम्न समताप मंडल में उपस्थित होती है तो वह पार्थिव विकिरण को अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं, इनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों से पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र को उभरने में उतना अधिक समय लगता है। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है। CO2 का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्मी ईंधन जैसे कि तेल गैस कोयला के दहन से होता है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। वन और महासागर वन अपनी वृद्धि के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, अतः भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण की गई जंगलों की कटाई भी है। CO2 की मात्रा बढ़ती है। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से समंजित करने के लिए CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं। लगभग यह 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु मॉडलों में जलवायु में होने वाले परिवर्तनों का आकलन CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दोगुना करके दिया जाता है। अब देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानवीय गतिविधियों से पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती है। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। ओजोन का सबसे अधिक हास्य अंटार्कटिक के ऊपर होता है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का हास्य ओजोन छिद्र कहलाता है। यह छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटो, जिसकी उद्घोषणा 1997 में की गई थी। सन 2005 में प्रभावी हुआ। इस घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया है। क्योटो प्रोटोकॉल 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया है। सन 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाए। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि की प्रवृत्ति आगे चलकर पृथ्वी को गर्म कर सकती है। एक बार भूमंडलीय ऊष्मन के आरंभ हो जाने पर इसे उलटना मुश्किल होगा। भूमंडलीय ऊष्मन का प्रभाव हर जगह समान नहीं हो सकता है, तथापि भूमंडलीय ऊष्मन के दुष्प्रभाव जीवन पोषक तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। हिमटोपियों व हिम नदियों के पिघलने से ऊंचा उठा समुद्री जल का स्तर और समुद्र का उष्मी विस्तार तटीय क्षेत्र के विस्तृत भागों और द्वीपों को अपलावित कर सकता है। इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। विश्व समुदाय के लिए यह गहरी चिंता का एक और विषय है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने और भूमंडलीय ऊष्मन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रयास आरंभ हो चुके हैं। हमें आशा है कि विश्व समुदाय इस चुनौती का प्रत्युत्तर देगा और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएगा
अपनाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संसार रहने के लायक रह सकेगा। आज भूमंडलीय ऊष्मन विश्व की प्रमुख चिंताओं में से एक है। आइए देखिए दर्ज तापमानों के आधार पर यह कितना गर्म हो चुका है। पृथ्वी के धरातल के निकट निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है और तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति देखिए 20वीं शताब्दी में दिखाई गई। 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान दो अवधियों में हुआ था, 1991 और 1944 और 1977 से 1999। इन दोनों में से प्रत्येक अवधि में जो भूमंडलीय ऊष्मन है 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन दोनों अवधियों के बीच थोड़ा शीतलन भी हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में अधिक चिन्हित था। 20वीं शताब्दी के अंत में औसत वार्षिक तापमान का वैश्विक अध्ययन 19वीं शताब्दी में दर्ज किए गए, जो तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। 1956 और 2000 के दौरान सबसे गर्म साल अंतिम दशक दर्ज किया गया था। सन 1998 में संभवतः न केवल 20वीं शताब्दी का बल्कि पूरी सहस्त्राब्दी का सबसे गर्म वर्ष था। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। तो कुछ यहाँ पे अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, तो हम इस अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, हम बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि पहला जो प्रश्न है कि कोपेन के ए प्रकार की जलवायु निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है, यानी कौन सी दशा उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, कि सभी महीनों का जो औसत तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग। तो दूसरा प्रश्न है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवस्थित। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1998। हो गया आपका 1998। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए चार जलवायु के समूहों में कौन आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह ACDF। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।